अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक के साथ सत्ती। लो जी, हो गया जिसका डर था। मतलब 22 रुपये पेट्रोल महंगा, डीजल भी महंगा। जो तवक्कुआत थी उनके मुताबिक वही हुआ। अच्छे की तवक्को तो हमने कभी रखे नहीं। फिर उसके बाद जीएसटी भी 17 से 18, फिर कुछ अशिया पे 25%। यानी कि अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। पता है, कल ये सूरत हाल थी कि हमने देखा कि रात 11:30 बजे के बाद तकरीबन 11:40 पर जब ये ब्रेकिंग आई, और मैं बड़े आराम से जी वसीम अदामी साहब का शो देख रही थी, और इसके बाद एकदम से आया कि जी हुकूमत ने 22 रुपये 20 पैसे का इजाफा कर दिया है फी लीटर पेट्रोल की कीमत में। फिर जो डीजल वार उनके सबके लहदा से, फिर जो गैस का बम है वो भी ऑलरेडी गिरा दिया था। और उसके बाद फिर जो सेल्स जो मिनी बजट आया है, लिटरली ऐसी सूरत हाल थी कि मेरा दिल कर रहा था मैं कि घर का कुछ टीवी बस में बंद करके कहीं छुप के बैठ जाऊं। और वो वाली हालत थी कि वो ना कि बिल्ली के खौफ से जब कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है, तो वो सिचुएशन थी। समझ ही नहीं आ रही थी कि अच्छा आगे करना कैसे। और यकीन माने सारी रात एक डिप्रेशन में गुजारी कि कैसे डिप्रेशन में क्यों नहीं गुजरेगा कि आप ये देखें कि पहले पेट्रोलियम प्राइस में इजाफा होता था 1 रुपये 2 रुपये। अब ये है कि यकमुश्त या 30 रुपये करते हैं, या 40 रुपये करते हैं, या 22 रुपये करते हैं। और हम ढीठों की तरह, और मेरे ख्याल में ढीठ नहीं कहेंगे, हम सुन हो गए। मरीम नवाज साहिबा भी नहीं आप कह रही ना डार साहब को कि डार साहब लुक इनटू इट। मिफ्ता भाई को तो उन्होंने फौरन कह दिया था। और डार साहब जिन्होंने तकरीबन अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है वो बिल्कुल बातें करते करते उड़ा दिया, और उस वक्त उन्होंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ ये कहने के अलावा कि आई डोंट केयर। पूरी आवाम अब केयर करिए सर, लोग खुदकुशियों पे आ जाएंगे, इतनी महंगाई हो गई। अगर हम जैसे लोग जो कि एक मुतवस्सित तबके से इनका ताल्लुक है, जो कि अच्छा कमाते भी हैं, अगर हम परेशान हैं तो सोचिए वो लोग जो कि लोअर मिडिल क्लास में, वो तो खैर आपने खत्म ही कर दिया बात सुने। और जो ये जो IMF की शराइत थी, ये कौन इस पे अमल करेगा? इस पे मुतवस्सित तबका, गरीब, सारे लोग करेंगे। बाकी सब तो मतलब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, काबीना का हिस्सा बनते जाएंगे, काबीना बढ़ती चली जाएगी। उसकी सेंचुरी की एंटिसिपेशन। यू डोंट केयर सर, यू डोंट केयर। आपने केयर नहीं की और अब हमें केयर करनी पड़ जाएगी। टॉप स्टोरीज। हुकूमत का आवाम पर महंगाई का एक और वार। मिनी बजट में जीएसटी 17% से बढ़ाकर 18% और लग्जरी आइटम्स पर 25% तक कर दिया। घरेलू अशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगी। मिनी बजट के बाद हुकूमत ने पेट्रोल बम भी गिरा दिया। 22 रुपये 20 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल में 17 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 12 रुपये 90 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 9 रुपये 68 पैसे महंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तारी का खदशा। इलेक्शन कमीशन फैसले पर एहतजाज केस में अबूरी जमानत खारिज। कप्तान की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। और सबसे पहले बात करेंगे उस मसले की जिससे पूरी कौम अब दूचार है। हम बात करें महंगाई के मसले की। आए दिन हम महंगाई पे रो रहे होते थे, और ये जो पीडीएम की हुकूमत अभी आई है ना, जिसकी ये 10-11 महीने की हुकूमत होने वाली है, उनको भी यही मसला था कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम आएंगे, सड़कों पे निकलेंगे और महंगाई मार्च करेंगे और आवाम को महंगाई से छुटकारा दिला के देंगे। हाँ। लेकिन क्या हुआ जब वो वापस आए और इक़्तिदार में एक तरह से वापस आए, दे आर डूइंग द राइट थिंग। पूछे क्यों? उन्होंने कहा था कि वो गुर्बत का खात्मा करेंगे। अब गुर्बत का खात्मा कैसे मुमकिन है? गरीब के खात्मे से। बिल्कुल ठीक है, जैसे जैसे गरीब खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे गुर्बत खत्म होती जाएगी। लेकिन सती अब सिर्फ गरीबों की बात नहीं, आपने हर एक को पकड़ के मार दिया है। सफ़ेद पोश जो यहाँ पे फैमिलीज थी उनका तो वैसे ही भरम खत्म हो गया, वो भी मांगने पे मजबूर हो गए हैं। और जो मुतवस्सित तबका था, जो मिडिल क्लास तबका था, वो आपने वैसे ख़त्म कर दिए। लोगों की तनख्वाहें यहाँ पे बढ़ती नहीं है, और हम देख रहे हैं कि टैक्स आए दिन बढ़ते हैं, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे तो क्या करेंगे। आपको मालूम है कि मुल्क में वैसे भी रुपए की जो कदर है वो कितनी गिरावट का शिकार है। उसके बाद अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात करें, वो आए दिन बढ़ती चली जा रही है। 15 दिन के बाद कुछ और हो ना हो, पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, वो भी कभी 22 कभी 30। और इससे हट के ना भाई और भी तो देखें, चिकन 700 को टच कर गया है। ठीक है जी, सब्जियां आप देख लें, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो, प्याज आपका 250 रुपए किलो,
अंडे देख लें 350 रुपए दर्जन, डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं। आटा आप देख लें 150 रुपए किलो से ऊपर। मतलब चीनी आप रमजान देख मुबारक लें, आने में तो वक्त है, लेकिन अलमिया अवाम ही जो है अलमिया ना है वो भाई। रोजे रखे। हाँ, पर रोजे में इफ्तार भी करना है। ये जो अभी रोजे हैं ये नहीं पता, क्योंकि हर चीज़ जो महंगी हो गई है। अशिया खनोश की कीमतें आप देख लें, हर चीज़, दूध अभी देखें ना, ये जो क्या उन्होंने कह दिया जी, शाकिर गुज्जर साहब ने भी कह दिया कि जी नागुज़ीर इजाफा हो गया है, तो जी। उन्होंने भी फी लीटर जो दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत आपके सामने है, अंडे आपके सामने है। सती ने भी आपको पेट्रोल वो बता दिया कि पोल्ट्री की क्या सूरत हाल है, जो रेड मीट है उसकी क्या सूरत हाल है। फिश तो वैसे ही महंगी थी, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रही। जो बच्चों के दूध का डब्बा, मैं यकीन माने में हर महीने जब जाती हूँ ना बच्चों के दूध का डब्बा खरीदने के लिए, तो मैं ये देख रही होती हूँ कि अब क्या इसमें इजाफा होगा। और ऐसा नहीं कि 1 या 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, यूं करके तो इजाफा उसमें हो रहा है और नहीं पता चल रहा है कि अब क्या करेंगे। मतलब वही बात है कि हमारी इस्तात नहीं है, क्या फाके करें, अब खुद भी असल में भूखे बात मरें। यह है कि जिस तरह से आपने शुरू में तस्करा किया था कि जो लोग अच्छा कमाते हैं वो तक परेशान हैं, फिर ऐसी सूरत हाल में लोगों के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं। वैसे इस चीज़ को डिफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जराइम की सतह में भी इजाफा ऐसे ही माशरों में होता है। और फिर आप ये देख लें कि उसके अंदर मतलब जो पुलिस का है काम सपोर्ट वीआईपीज़ की, मतलब वो उनके प्रोटोकॉल के लिए, उनको महफूज बनाने के लिए अपने इक़दाम अदा करते रहते हैं। ओवरऑल आप देख लें कितनी मुसीबतें हैं, कितनी हर परेशानियां हैं। चीज़ आप देखिए ना सती, जब पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था ना, या अभी आप चले जाएं फल खरीदने चले जाएं, आप सब्जियां खरीदने चले जाएं, तो वो भी ना पहले से ही महंगाई कर देते। और आप उनसे पूछें कि भाई ये जो कल मैं सब्जी खरीदी थी, कल ही तो आपने मुझे 50 रुपए की दी थी, तो वो कहते नहीं जी देखिए पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो गया है। तो हर बंदा फिर अपने कैपेसिटी में जहां जहां वो आवाम को लूट सकता है वो जरूर लूटता है। और अभी आप मतलब देखिए रेट अभी लिस्ट भी नहीं रमजान लग आना रही। है, अब जी रेट, और अभी रमजान आना है, तो ये तमाम तर ठेले वाले, ये जो हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं ना पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने दूसरे खूब मुसलमान लूटमार भाइयों करनी को है। लूटना है। यहाँ इतना पर लूटना मसला कि वो खा यही नहीं सकेंगे है, कुछ। यहाँ पर मसला यही है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक लूटमार करते हैं। पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का एक बड़ा जी। अलमिया ये है कि जो सब्जी वाला है महंगी आएगी 10 गुना महंगी बेचेगा, फ्रूट वाला फिर वो महंगी बेचेगा, दुकानदार अपने हिसाब से काम करेगा। अलमिया अलमिया। अच्छा, कल जो जी। ये जो मिनी बजट जो कल पेश हुआ है, जरा आपको सुनवा देते हैं जनाब इसाक डार साहब ने क्या कुछ बम गिराए आवाम पे। काबीना ने 170 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। गंदम, चावल, दूध, दालें, सब्जियां, फल, मछली, अंडों और खुले गोश्त और मुर्गी पर यह इजाफी टैक्स आयद ना किया जाए। जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सेस एक्सेट्रा और 50,000 विच एवर इज हायर। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी ड्रिंक पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज किया जा रहा है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए फी किलोग्राम को बढ़ाकर 2 रुपए फी किलोग्राम करने की तजवीज है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए मजीद मुख्तस किए जा रहे हैं, 400 अरब किया जा रहा है। टूथब्रश महंगा, टूथपेस्ट महंगा, जेल महंगा, लोशन महंगा, मतलब मेकअप का सामान महंगा। वो तो मैं कहती हूँ भाड़ में, जब मेकअप भी नहीं करेंगे, जब मुल्क में महंगाई इतनी होगी तो खूबसूरत लग के भी क्या करना है, लेकिन इलाज भी महंगा। इलाज भी महंगा। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जी, वो ज़रा शेयर करने हैं, फिर उसके बाद इस मिनी बजट पे और इस तबाहकार मज़ीद बात करते हैं। खबर यह है कि कोयटा से कराची जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी में चीचा वतनी के करीब धमाका हुआ है और धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 4 ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, इकॉनमी क्लास की बोगी नंबर 6 में हुआ, लेकिन किस नौयत का धमाका था ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ये मनाजिर भी आप तबाही जो हुई है इस धमाके के नतीजे में वो आप देख सकते हैं और 4 अफराद ज़ख्मी भी हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल जी, और हमारे नुमाइंदे मज़हर इकबाल हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं। मज़हर, ये क्या वाक़या हुआ, इस हवाले से तफसीलन बताइएगा। मज़हर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से मज़ीद जानेंगे। मज़हर, बताइएगा सब अफसोसनाक हादसे के मुतालिक।
हमारे नुमाइंदे आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको निहायत ही अफसोसनाक वाकया जो बता रहे हैं हम आपको चीचावतनी से कि कोयटा से कराची जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी में धमाका हुआ है। धमाके की नौयत के हवाले से अभी तक तायुन नहीं हो सका, लेकिन इस धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं और ये धमाका हुआ है इकॉनमी क्लास की बोगी नंबर 6 में। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, मजीद बताएंगे। जी मजहर इकबाल। जी बिल्कुल, ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कोयटा से लाहौर आ रही थी चीचावतनी। ये यहाँ लाहौर से तकरीबन कोई 250 किलोमीटर के फासले पे मेन ट्रैक पे ये स्टेशन है। यहाँ पर इसमें धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर जब धमाके की आवाज आई है तो रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची है। तो अभी तक एक खातून के जाँ बहक होने की इतला मौसूल हुई है, जबकि कोई 6 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। ये इकोनॉमी क्लास की एक बोगी थी जिसमें ये जो है वो धमाका हुआ है। तो ये जो ऐनी शाहिद है उनसे मेरी एक से बात हुई है, उसका ये कहना था कि ये मियाँ चन्नू से जब ट्रेन चली है तो उसको उसमें धमाका हुआ है और फिर उसके बाद जो है ये चीचावतनी के करीब जब पहुंची है तो फिर लोगों को पता चला है कि फलां ट्रेन में तो उसके भगदड़ मची है। तो लोग जो है वो वहां पर जो है चीखो पुकार हुई है, एक दूसरे को आवाजें देने लगे हैं। तो चीचावतनी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इसको रोक कर तो इर्द गिर्द के लोग जो मकामी लोग हैं, चूंकि वो ये गुंजानाबाद स्टेशन है, शहर छोटा सा है, वहां पर लोग आए हैं। उन्होंने लोगों को जो है वो अपनी मदद के तहत वहां से स्टेशन से निकाला है। तो रेलवे की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं, तो उन्होंने जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये अफसोसनाक वाकया आपसे कुछ देर कबल जाफर एक्सप्रेस में पेश आया है, उसकी एक इकोनॉमी क्लास की बोगी में। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। मजहर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वह बता रहे थे उस हादसे की जो कि पेश आया है चीचावतनी में और जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। अभी तो ज़ाहिर है कि इससे मुतालिक मज़ीद भी अपडेट्स आएंगी। अभी हम जो तस्करा कर रहे थे 2 चीज़ों का, एक तो मिनी बजट का और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का। तो ये आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हर चीज़ साइड पे हम ब्लूमबर्ग भी चलाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से खुर्दनी तेल भी महंगा कर दिया गया है, बिस्किट्स वगैरह भी महंगे कर दिए गए हैं, जैम्स वगैरह। अच्छा, नूडल चलें, ये तो हम बात कर सकते हैं कि जी तेल तो ज़ाहिर है कि आपके लिए ज़रूरी होता है, अब आप यूज़ कर सकते हैं खाने पकाने के लिए, आपके लिए एक मैंडेटरी सी चीज़ है, एक लाजमी जुज़ है। उसके अलावा जिस तरह से आपने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से तो 350 का प्रपोज़ किया गया था और वो जो लोकली हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये कह रहे थे कि 40% कम अज़ कम आपको करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारे मुल्क में अगर कोई चीज़ अच्छी जा रही है तो वो क्या अच्छी जा रही है। अब वो 2 चीज़ें, केसेस ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि काबीना की तादाद, काबीना, बस यही चीज़ें हैं जो कि इर्तका के मनाजिल जो है वो पूरे करें। बाकी मुल्क में कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही। हर चले मैं कहती हूँ कल मैं लिटरली ये बैठ के सोची थी कि अच्छा चले ठीक है जी, अपनी ग्रॉसरी से ना ये अब ये जो फ्रिजी ड्रिंक्स है ये भी निकालनी है, ये सब चीज़ें निकालनी है, क्योंकि देखें अब वो टाइम आ गए जो मैं कह रही हूँ ना कि मुतवसत में तो हम जैसे शख्स भी हमें परेशान है क्योंकि हमारी सेविंग 0/0 हो चुकी है। हर चीज़ बहुत महंगी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं तो आप देखिए सीमेंट की प्राइसेस जिस तरीके से सीमेंट भी महंगा, सरिया महंगा, हर चीज़ महंगी होगी हुई है। और पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर। और कितनी दफा हम ये बात कर चुके हैं कि खुदा के लिए आप जी टारगेटेड सब्सिडी दे दें। और ये पहले भी हमने मुजम्मिल असलम से बात की थी, हमें खुर्रम शहजाद ने भी कहा था कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी से कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या टारगेटेड सब्सिडी के बारे में या पिछली हुकूमत ने ऐसी हुकूमत ने सोचा? नहीं सोचा सर, किसी ने भी नहीं सोचा। तो ये टारगेटेड सब्सिडी देनी पड़ेगी, गरीब मर जाएगा, गरीब मुक जाएगा। और मतलब फिर आप मतलब ये तो चले मर गए, आपकी सियासत भी मर जाएगी और आपके लिए दोबारा आना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें मालूम है कि ये वो तमाम तर सख्त डिसीजन थे जो आपको लेने थे, पहले भी लेने थे, लेकिन पहले ले लेते ना। हाँ, आपने पहले क्यों नहीं लिए? कैसे ले लेते? मतलब आप मुझे एक बात बताएं ना कि फिर मैनेज कैसे होते? देखिए, काबिल करनी होती है। देखिए, जो परसेंटेज होती है ना वो 11% होती है, उसके मुताबिक 49 बंदे होने चाहिए। अब उसूलन तो जिस मुल्क की मौशी हालत हमारे जैसी हो ना, तो उसमें करना ये चाहिए कि 49 से कह देना चाहिए 30 में गुजारा हो जाएगा, क्योंकि हम फॉलोअर्स हैं बरतानवी निज़ाम के। हम कहते हैं कि जी देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है, बरतानिया में क्या हो रहा है। तो बरतानिया में तो 30 वजीर है ना, उससे ज़्यादा नहीं होते। तो फिर आपको चाहिए होते नहीं रखते या उससे भी कम करते कि पैसे मैनेज हो। लेकिन आपने करने 86 रुकनी काबीना, आपने करवाने की केसेस माफ़, तो फिर तो ये होगा ना। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो पेट्रोल का टैंक जो है वो 3500-3600 में हुआ करता था, एक मतलब 42 से 45 लीटर जिस गाड़ी में फ्यूल टैंक हो, अब वही जाके 12 से 14 हज़ार रुपये में पेट्रोल फुल होता है एक टाइम का।
तो यू कैन इमेजिन। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो भी डाली थी, अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं शायद मैं पेट्रोल नहीं डलवाती हूँ, तो मैंने वीडियो डाली तो 5000 में जब लेके गई हूँ तो अगला बंदा मेरी शक्ल पे हंसा और मेरी टैंकी जो बड़ी मुश्किल से आज फुल हुई है। सो बड़ी बुरी सूरत है। अच्छा, अवाम क्या कहती है और अवाम कितनी परेशान है, आपको सुनवाते हैं। महंगे हो गई है, दूध महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, गोश्त महंगे हो गए। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया है, फीस नहीं दे सकते हैं, वो फीसें बढ़ गई हैं। गरीब आवाम पे बम है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से। पेट्रोल तो जब महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगी हो जाती। आटा किधर पहुंच गया तो बस गरीब आवाम मर जाएगा, तो बस गरीब आवाम मर जाएगा। मौत के अलावा और कुछ भी सस्ती नहीं मिल रही। पेट्रोल के लिए रक्षा चलावे या बच्चों के लिए कुछ कमावे, कसम से हम सारा दिन रक्षा चलाते हैं, पेट्रोल का पूरा नहीं होता है। इतना महंगाई हम लोग करे क्या करे गरीब लोग, घर चलावे या मोटरसाइकिल चलावे या खुद को चलावे। तो गवर्नमेंट कोई रास्ता बतावे हम लोगों को, या तो अपने को आग लगावे या तो कुछ करे ना। ये तो आवाम को जो है ना भीख मंगवाएंगे, आवाम जो है ना खुदकुशी करेगी और क्या करेगी, जो इनका हाल है। ये राशन भी देखो किधर पहुंच गया, आटा किधर पहुंच गया। हम लोग गरीब लोग क्या करें, अब ये गरीबी खड़ा है, ये भी हम लोग खड़ा कर देंगे। अच्छा जी, तो ये तो अवाम का आपने मौक़िफ़ जान लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं इस मिनी बजट के हवाले से, आपको दिखाते हैं ये भी। क्योंकि लिटरली अब वो सिचुएशन है कि मुझे लगता है कि चलो महंगाई तो मारना ही मारना है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जैसा भी कल अवाम पे बम गिराया गया है मिनी बजट के नाम पर, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके, उससे वैसे ही ना मतलब दिल ने एक दिन वैसे चलना बंद कर देना। खैर, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं इस हवाले से बात कर लेते हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर शमसुल इस्लाम खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सर, ये जो कल मिनी बजट आया है और मिनी बजट ने लिटरली आवाम की हवाइयाँ उड़ा के रख दी। ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ें होनी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी एरा में हमारे चीज़ें इकॉनमी बहुत अच्छी होने वाली हैं, ये होंगी, लेकिन जो अभी सामने चीज़ें आई हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी इस पे, स्पेसिफिकली जो जीएसटी में इजाफा किया गया 17 से 18। देखें जी, हुकूमत ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि जी हमने जो एसेंशियल आइटम्स हैं जिसमें गंदम, आटा, चीनी, दूध, ये सब चीज़ें इनको उसमें ना करें। हाँ, अच्छा, उन्हीं की मैं महंगाई का आपको बता रहा हूँ। उसमें ही सबसे पहले महंगाई आएगी, क्योंकि इन सबको प्रोसेस करने के लिए, इनको डिलीवर करने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, आपको गैस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। उससे आपका जो है तकरीबन जो दूध, जिसकी चाय अभी आप पी रही हैं, कल से आप दूध छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दूध आपका जो इस वक्त कराची में सस्ता है वो 190 रुपये लीटर है, वो आपका 200 रुपये तो आज ही हो जाना है। 210 रुपये, 210 रुपये बल्कि हो चुका है। जो पोश एरिया में बढ़ गया तो ये आपकी हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आप चाहे आटा ले रहे हैं, आटे के ऊपर भी महंगाई आपकी आ जाएगी। ऑलरेडी पिसे हुए थे आवाम, लेकिन इसके बाद से जो आपने जो कह रहे हैं, ये आपने बम एक छोटा लफ्ज़ है, ये तोरा बोरा की आपको बमबारी याद है ना सर, डेजी कटर्स, वो हो गया डेजी कटर्स है। ये आपको 170 अरब के टैक्स कह रहे हैं, ये 350 अरब की आपकी जेबों से निकलेगा, आवाम के पास से निकलेगा। उनकी आमदनी तो बड़ी नहीं है, बिल्कुल स्पेंडिंग कहाँ से हो रही है। एक आदमी जो सैलरी ले रहा है, उसकी सैलरी आज भी 4-5 साल पुरानी वाली सैलरी है, उसमें इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनीज है वो प्रॉफिट ही कर रही है। सर, वैसे बात यह है कि 2-3 चीज़ें होती हैं जिनसे आमदनी बढ़ती है। एक तो यह है कि टैक्सेशन से, वो भी अगर उसका इस्तेमाल ठीक हो, अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने से, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट ठीक करने से, ट्रेड डेफिसिट ख़त्म करने से कि जहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, आपकी इंपोर्ट कम हो, और फिर रेमिटेंसेस से। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, हुकूमत, गवर्नमेंट जी, उसका क्या है, वो एक खर्चे का नाम है, वो तमाम खर्चे ही एक्सपेंडिचर ही हैं। पाकिस्तान में जो है जीडीपी का जो है 12% एक्सपेंडिचर होता है, जो रीजन में बहुत, बांग्लादेश की हम मिसाल देते हैं, वहाँ पे 5-6% है आपका मैक्सिमम। जो असूल कहता है कि वो आपको 5 से 6% तक आपका मैक्सिमम खर्चे को रखना है। लेकिन गवर्नमेंट जब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो कहाँ से पूरे करेगी, वो टैक्सेस लगाएगी। टैक्सेस आप पे और मुझ पे लगेंगे, और टैक्सेस लगाने के बावजूद टैक्स जो इकट्ठा नहीं कर पाती, क्योंकि इनएफिशिएंट उनकी मशीनरी है, फिर डेफिसिट आता है। वो डेफिसिट भी कहाँ से पूरा होगा, वो पूरा होगा आपकी बोरिंग से, बैंक से और IMF से। हम तो पहले भी पिछली हुकूमत से भी ये कहते थे कि भैया आप जहाँ पे टारगेट सब्सिडी आप दे सकते हैं आप दें। पेट्रोलियम मसनूआत में आप देखें, मतलब आपने जो पहले सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे, तो उसमें जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनकी V8 गाड़ियाँ हैं, जिनकी उनको भी आपने उतनी सब्सिडी दी हुई है, बाइक वाले को भी आपने उतनी सब्सिडी दी है। तो सर, टारगेट सब्सिडी पे तो चीज़ें हो सकती थी, शायद इससे थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती। ट्रांसपोर्टेशन हमारे मुल्क में वैसे इसका निज़ाम अच्छा नहीं है, वरना लोगों को शायद पेट्रोल की इतनी, मतलब ठीक है जो हम रो रहे हैं उतना तो रो रहे होते, लेकिन इतना ना रोते अगर ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सिस्टम अच्छा होता तो। मदिया, देखिए, मैं सब्सिडी का भी कोई हल नहीं है इसका। सब्सिडी देने से भी आपकी महंगाई कम, हल एक ही है कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे। हुकूमत इटसेल्फ एक्सपेंडिचर है, उसको अपना साइज छोटा करना है। कैबिनेट का साइज आपने असेसमेंट की होगी, जाहिर है कि आपकी मालूमात हमसे ज़्यादा होंगी
कहाँ कहाँ खर्चे ब्लीड हो रहे हैं, वहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। एक तो कैबिनेट के हवाले से हम भी बात करते हैं कि एक वजीर या एक वजीर मुमलिकत या एक मुशीर या एक मुआविन खुसूसी कम से कम 10 लाख में पड़ता है, ठीक है। उससे हट के क्या क्या अखराजात हैं जिन पे कंट्रोल करने की जरूरत? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आपके इस्लामाबाद में इस वक्त 35 सेक्रेटरी बैठते हैं, फेडरल सेक्रेटरी 35 बैठते हैं। वो आपकी मिनिस्ट्रीज अगर देखेंगे तो नाम आपको तकरीबन मिलते जुलते लगेंगे, काम कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अलग अलग बना दिए महकमे। अगर आप उनको ख़त्म कर दें, आपको सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनिस्ट्री चाहिए। डिफेंस आपको चाहिए, फाइनेंस आपको चाहिए, आपको फॉरेन अफेयर चाहिए और प्रोविंशियल, क्योंकि 18 अमेंडमेंट हो चुकी है, पावर आपने सूबों को दे दी है, तो उनके अफेयर्स की एक मिनिस्ट्री रख लें ताकि नेशन हो सके। इसके अलावा जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उसकी जरूरत नहीं है, और आपको सिर्फ एक डायनामिक पोर्टल के जरिए इंटरेक्शन करा दें। अगर मेरे इनको शौक है ना कि मैंने इनको अप्रूवल देना है, लाइसेंस देना है, मैंने ये प्राइस फिक्स करनी है, हालांकि दुनिया में ना प्राइस फिक्सेशन अब गवर्नमेंट करती है, ना अप्रूवल को देती है, सब कुछ ऑनलाइन किया हुआ है। तो वो आपने अगर करना है तो वो पोर्टल के जरिए करवा दे, इंटरेक्शन करे ई गवर्नमेंट का। लेकिन अफसोस की बात बताइए ये है कि 6,75,000 की सरकार की जो मशीनरी है जिसमें लोग हैं, उनका अगर आप टेस्ट लेंगे ना कंप्यूटर का बेसिक, तो आधे से ज्यादा फेल हो जाएंगे। वो आज भी फाइलें, वो जो टेप लगा के वो कत्ते वाली फाइल होती है, उस पे PUC लिखा होता है, ये सब डोरी से बांध के, जो यार वो कंप्यूटर का काम है। आप एक सिंपल सी करें, सेक्शन ऑफिसर ने जो नोट लगाना है सर कंप्यूटर पे भी कैसे राज करेंगे? वो तो अक्सर डेटा भी सारा सड़ जाता है, फाइलें सड़ जाती हैं, तो हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे, तो ये चीजें भी होती हैं। लेकिन मुझे अब ये बताइए, जो हम स्पेसिफिकली आपने कहा जी दूध में, तो खैर ब्लैक कॉफी पीती थी, वो भी छोटी डिबिया जो वो 550 की होगी, तो वो भी लगता है वो छोड़नी पड़ेगी और गर्म पानी का पे मुझे फाका करना पड़ेगा। लेकिन दूध भी मुझे लगता है लग्जरी आइटम है। अब सती ने बात की पोल्ट्री की, वो भी लग्जरी आइटम है, वो आप नहीं खा सकते, वो हर बंदा नहीं खा सकता। ये जो हमारे नसीब में दालें और सब्जियां रह गई थी ना, अब ये भी महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा क्या लग्जरी आइटम है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले कहा जाता था प्याज के साथ रोटी खाएं, अब रोटी भी महंगी और प्याज भी महंगा। इस कदर महंगाई हुई है कि अब जीना भी लग्जरी हो गया, अब जीना मुश्किल हो गया आपका। आपके पास अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आपके सिर्फ किचन में 50,000 रुपए खर्चा आपका जाता है। ये जो PBS का डेटा कहता है, जिस डेटा को हर आदमी कहता है कि वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर 1400-1500 रुपए का थैला दिखाया जाता है जो 2400 का मार्केट में आटे का मिलता है, मुर्गी का वो बताते हैं 350 रुपए किलो, जबकि 700 रुपए किलो मिलती है। आपका जो है दूसरी चीजें, बीफ मटन को देखें, वो बताते हैं 750 रुपए किलो, हालांकि हम आप लेते हैं 1100 में, मटन आपका 24-25 रुपए। ये हर चीज डिफरेंस होने के बावजूद PBS का डेटा ये बता रहा है कि आपका जो है आम आदमी की लाइफ जो है वो इसके साथ मुतासिर हो रही है। हुकूमत को सबसे बड़ा काम यही करना होगा कि खर्चे कम करें, इसके अलावा कोई हल नहीं। वो तो कम करें। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आके ये जो हम प्लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट के, सुनेगी जरूर, करना उन्होंने अपना ही है। विल टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थोड़ा पॉलिटिकल मंजरनामे पे नज़र भी डाल लेते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तारियों का खदशा भी है और उन्हें खदशा उन्होंने भी जाहिर किया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि हुकूमत उनकी गिरफ्तारी और उनकी नाअहली चाहती है, लेकिन जब गिरफ्तारियाँ शुरू होंगी तो वो भी अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। और साथ में उनका ये कहना था कि कमर जावेद बाजवा ने रिजीम चेंज का एतराफ़ किया है और कोई आर्मी चीफ किस तरह अपने वज़ीर आज़म का फ़ोन टेप कर सकता है। और साथ में उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सीख लिया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह नहीं होनी चाहिए। आई होप कि ही लर्नड इट फॉर गुड, बिकॉज पहले भी वो इस तरह के बयानात दिया करते थे और जाहिर है कि फिर वो बयानात उसमें थोड़ा सा तरमीम हो गई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 100% सीख लिया। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से एक नया आजकल तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है कि वो अदलिया पर इल्ज़ामात लगा रही हैं और चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगाया। और नया जी, ये पहले भी होता रहा है, वो पहले भी वो करती रही हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को तो खैर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि केसेस का सामना भी है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के केस में भी अदम पेशी पर जो उनकी अबूरी ज़मानत थी वो हो गई है खारिज। फिर इसके खिलाफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर की है, जिसकी समाअत आज सुबह दोबारा होगी और इसकी में अपडेट भी लेंगे। अच्छा, इसके अलावा ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और साबिक वज़ीर आज़म को पेश होने की हिदायत की थी। उन्होंने कहा कि चाहे आप आ जाएं, और स्पेसिफिकली ये कहा था कि अगर जज साहिबा की चाहे मौजूदगी में वो आए या ना आए, लेकिन वो ज़रूर पेश हों ताकि फिर उनकी जो ज़मानत के हवाले से कुछ किया जा सके। बिल्कुल जी। तो अभी जाहिर है कि क्या तैयारियां हैं, समाअत कब तक शुरू होगी और वो क्या तैयारियां हैं, तो आबिद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। आबिद खान बताइएगा जी, इससे मुतालिक क्या इस वक्त तक अरेंजमेंट्स हैं, कब समाअत शुरू होगी?
जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानत है, उस हिफाजती ज़मानत की समाअत अब से कुछ देर बाद करेंगे। गुज़श्ता रोज़ 3 बार इस केस की समाअत हुई थी और तीनों बार अदालत बार बार ये कहती रही कि इमरान खान को यहाँ लाया जाए। उनके वकला का कहना था कि चूँकि वो ज़ख्मी हैं, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट का कहा, वो नहीं आ सकते और उनकी जो है वो हाज़िर से इस्तिस्ना देते हुए उनकी जो है वो हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बार बार ये कहा कि अगर वो नहीं आ सकते तो उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आया जाए, अगर वो नहीं आ सकते तो उन्हें स्ट्रेचर पर डाल के लाया जाए, लेकिन उनकी हाज़िरी यहाँ ज़रूरी है क्योंकि कानून की मंशा यही है कि जो मुलजिम होता है अगर हिफाजती ज़मानत या इंटरम बेल के लिए आता है तो उसकी हाज़िरी जो है वो मस्ट होती है। अदालत को जो इमरान खान के वकला थे उनका ये कहना था कि उनको सिक्योरिटी का भी खर्चा है और ये भी खर्चा है कि ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट आते हुए उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो अदालत ने कहा कि अगर आप ये कहते तो मैं आईजी पंजाब को हुक्म दे देता हूँ कि वो अपनी पूरी सिक्योरिटी में जो है इमरान खान को यहाँ लेकर आएँ, मगर उनका पेश होना लाजमी है। जैसे तारिक सलीम शेख ने गुज़श्ता रोज़ भी ये कहा कि अगर आप उनको पेश नहीं कर सकते तो फिर या तो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें या फिर मैं ये दरख्वास्त खारिज कर देता हूँ। ताम जब तीसरी समाअत शुरू तो वहाँ अजहर सदीक एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो अब इमरान खान की जानिब से अपने दलाइल देंगे। अदालत ने उस वक्त बोलने से मना कर दिया और ये करार दिया कि अगर आपके पास एफिडेविट यानी उनका वकालतनामा मौजूद नहीं है तो अगर पावर ऑफ अटार्नी मौजूद नहीं है तो फिर आप अदालत में नहीं बोल सकते। इस पर अजहर सदीक ने आज के लिए जो है वो मोहलत तलब की थी कि वो जो है अपना वकालतनामा जमा करवाएंगे और वकालतनामा जमा करवाने के बाद इस पर दलाइल देंगे। गुज़श्ता रोज़ अहम बात ये थी कि अदालत ने यह भी उनके वकला से कहा कि क्या आप ये एफिडेविट दे सकते हैं कि इमरान खान को कल पेश कराएंगे, तो उस पर भी उनके वकला का कहना था कि वो पेश होने के लिए कोई यकीन दहानी नहीं करवा सकते क्योंकि ये डॉक्टर का काम है और डॉक्टर ने ही उन्हें बेड रेस्ट का कहा हुआ है। इस पर जो है वो अदालत ने अब ये केस की समाअत आज तक मुलतवी कर दी। अब से कुछ देर बाद जो है इस केस की समाअत शुरू हुई और इम्कान यही है कि आज भी वकला की ये इस्तदा होगी कि इमरान खान को पेश हुए बगैर हिफाजती ज़मानत दी जाए और इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ जो अदालती फ़ैसले अदालती नज़ायर हैं उनका भी हवाला दिया था और यकीनन आज वो तहरीरी तौर पर वो अदालती नज़ायर भी अदालत के रूबरू पेश करेंगे। अब देखना ये है कि अदालत उन नज़ायर की बुनियाद पर इमरान खान को हाजिर से इस्तिस्ना देते हुए हिफाजती ज़मानत मंजूर करती है या फिर जैसा कल की हमने प्रोसीडिंग देखी थी कि अदालत ने यह करार दिया था कि अगर वो पेश न हुए तो ये दरख्वास्त या तो मुस्तरद कर दी जाएगी या फिर इमरान खान के वकला उसे वापस ले ले। अब कुछ देर बाद जो है वो जस्टिस तारिक थोड़ी देर में ये समाअत भी शुरू होने वाली है और आबिद खान उस वक्त भी हम आपसे रब्ता करेंगे ताकि आपसे ले सके। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंडेमनेबल हैं और उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हमारे यहाँ लोग ढिठाई से बाज नहीं आते। न्यू ईयर हो या कोई भी ऐसा मौका हो, कोई शादी की तकरीब हो या व्हाट्सएवर या किसी का दिल चाह रहा हो, वो क्या करते हैं तबीयत से हवाई फायरिंग, यानी कि भरम से, बड़े भरम से, शशकों से। और हमेशा से हम इस बारे में आपको आगाह करते रहते हैं कि भाई अंधी गोलियों का शिकार फलाना बन गया, अंधी गोलियों का, क्योंकि गोली जब हवा में आप मार रहे होते हैं, अगर आप सीधा भी मारें 90 के एंगल से भी मारें तब भी वो नीचे आएगी, लेकिन नॉर्मली आप जो है वो ये इस तरीके से करके फायर कर रहे होते हैं तो वो जब जाके किसी को लगती है तो उसका जो प्रोजेक्टाइल है उसमें फिर भी इतनी ताकत होती है कि वो ह्यूमन स्कल को पेनिट्रेट कर सके या जिस्म के किसी भी हिस्से में लगे तो वो नुकसान पहुंचा मतलब ये जो आप गोलियां जो हवाई फायरिंग कर रहे थे ना, ये आगे जाके बादलों पे जाके रेस्ट नहीं कर रही होती हैं, ये ऊपर जाके ये चांद पे नहीं चली जाती, ये चांद पे नहीं चली ये वापस भी आती है, ये वापस आती है और वापस आके लोगों को मार भी सकती है। जैसे स्पेसिफिकली हमने देखा है कि क्लिफ्टन में एक निजी एक रेस्टोरेंट, वहाँ साल का बच्चा जो कि अपने माँ बाप के साथ खाना खाने के लिए गया है, वो बच्चा वहाँ मौजूद था और इस वक्त वही ऐसी अंधी गोली जो कि किसी ने चलाई थी वो आके सीधा उस बच्चे के स्कल पे लगी एंड द किड कुड नॉट सर्वाइव, द किड कुड नॉट सर्वाइव। और ऐसे होता है हमारे यहाँ मैच आप जी जब वहाँ पे हवाई फायरिंग कर रहे होते कोई बच्चा सिर्फ देखने के लिए कि जी बाहर क्या हुआ, तो बैल्कनी पे वो भी निशाना बन जाता है। आपको याद होगा जब T20 का वर्ल्ड कप हम जीते थे तब भी कितनी हवाई फायरिंग हुई थी, न्यू ईयर पे होती है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्स का इलाका है, वहाँ पर अंधी गोली लगने से 13 साल बच्चा जख्मी हुआ। ओल्ड हाजी कैंप में 6 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ और रवां साल यानी कि अब तक अभी फेब चल रहा है 17 अफराद जख्मी हो गए हैं। जस्ट इमेजिन कि ये हो क्या रहा है। और ये क्रिमिनल एक्ट के थ्रू आप फ़ौरन मुकदमे होने चाहिए। आप किसी को भी इस शख्स को जानते हो जो ऐसी हवाई फायरिंग कर रहा है, फ़ौरन पुलिस को इत्तला करें और ये आपका बहैसियत एक शहरी आपका फ़र्ज़ है। अगर आप नहीं रिपोर्ट करेंगे तो उसकी गोली किसी बच्चे की जान ले सकती है, जैसे कि अभी इस केस में हुआ, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ है। तो हमारे साथ इस वक्त नज़ीर शाह मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह, अभी उम्रे की अदायगी के बाद वापस लाए। ये मुझे बताएं नज़ीर शाह कि ये जब जिस जगह ये रेस्टोरेंट है वहाँ पर उसके आसपास
हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, बिल्कुल सोच उसके सामने ही है। कुछ गोली की ट्रेजेक्टरी का पता चला कि गोली आई कहाँ से, किस कैलिबर की थी, कैसे हुआ ये वाक़या? देखें, अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 2 साल का बच्चा जो अपने यकीनन माँ बाप की गोद में बैठा होगा, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो कुर्सी पे भी नहीं आराम से खुद से बैठ सकता, और ये छत पर बैठे हुए थे डिनर के लिए, और उसी टाइम पर तकरीबन रात 9:15 बजे का वक्त था जब अचानक से एक अंधी गोली आई और उस गोली ने उस बच्चे को निशाना बनाया और उस बच्चे को उसके वालिदैन लेके पहले क्लिफ्टन के निजी अस्पताल, उसके बाद स्टेडियम रोड के अस्पताल भागे, मगर बच्चा जाँबर नहीं हो सका। अली हसन इसका नाम है, सर पे लगी थी गोली? उसके सर पे बैक साइड पर पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है लगी है। चूँकि वालिदैन ने अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं कराया, तो जब मुकदमा दर्ज होगा तो फिर मुकम्मल तफसील सामने आ सकेगी। और पुलिस जगह का तयन कर रही है कि उस दिन किन किन जगहों पर तकरीबात थी, क्योंकि हवाई फायरिंग का कल्चर हमारे यहाँ इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि अगर शादी ब्याह या ऐसे मौके पर जो ख़ानदान के नौजवान या मनचले अगर फायरिंग ना करें तो वो बेइज्जती खुद को महसूस करते हैं। पुलिस को इस मामले पर इनको बदबख्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये एरिया बेसिकली जो है ये हेविली सिक्योर्ड एरिया है। यहाँ पर मतलब एक किस्म का आप देख लें बिलावल हाउसेस के पास है, वैसे अगर साउथ सिटी हॉस्पिटल है, फिर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के आसपास भी लोग करते तो हैं, जब शादी हॉल्स भी आसपास है। ये क्लिफ्टन का रेड जोन है जहाँ पर ये हुआ है। एग्जैक्टली यही। लेकिन जो गोली की जो डायरेक्शन होती है ना, ये माहिरीन कहते हैं कि जितना तेज़ी से गोली ऊपर जाती है उसका सिक्का उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है। ये इस तरीके से यूँ आता है। तो ये उसके अतराफ में शीरी जीना का इलाका है, किमाड़ी का इलाका है, डॉग्स का इलाका है, टापू है और सिकंदराबाद है। तो उसके सराउंडिंग्स में उस तरह के एरिया बने जो किमाड़ी का एरिया भी बन रहा है। शाम में अक्सर वहाँ से हवाई फायरिंग की आवाज़ अक्सर आ रही होती है। बिल्कुल आती है। एक इससे बात ये तय हुई कि ये जो है किसी छोटे कैलिबर के हथियार की नहीं थी, क्योंकि पिस्टल की गोली होती तो वो इतनी दूर सफ़र शीरी जिना कॉलोनी से वहाँ नहीं पहुँच सकती थी। देखें, ये मुमकिन है इसको, क्योंकि आप जो कराची में अगर शादियों में फायर होते हैं तो वो बड़े हथियारों 222, 223 और राइफल से इस तरह के उस हथियारों से भी होते हैं जो 9 mm या 30 बोर से ज़्यादा का सफर कर सकती है। मुझे ये बताएं, ये लोग जो हवाई फायरिंग करते हैं और इन पे जब मुकदमा को ऐसा दर्ज होता है तो वो किस नौयत का मुकदमा होता है और कितना आसानी उनको और उसमें बेल मिल जाती है? क्योंकि देखें, कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ हवाई फायरिंग कर रहा हो तो मुझे इसके अंदर एक कातिल दिखाई देता है, क्योंकि उसकी गोली किसी और शख्स की जान नहीं सकती। और ऐसे हमारे पास इंस्टेंसेस मौजूद हैं कि वहीं पे मरते हैं। जी, मैं आपको अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये 17 जो है, 17 नहीं है, तकरीबन आप समझे कि 20 हो चुके हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको, ये मैं 2 जनवरी से अब तक का 20 बता रहा हूँ। 1 जनवरी को जो हुए थे वो तकरीबन 35 से 36 लोग जख्मी हुए थे जो न्यू ईयर की, तो हमने उसको तो काउंट ही नहीं किया, हालांकि उसमें भी बच्चे थे। लेकिन ये 2 जनवरी से लेके अब तक यानी कि 44 रोज़ के अंदर ये हुए हैं। इसमें जो नन्ना जो अब्दुल गनी है, ये हाई रूफ में अपने ख़ानदान के बीच में बैठा होता, 6 लोग जा रहे थे और अचानक से इसको आकर गोली बाजू में लगी है। चूँकि बच्चा था, बाजू से होती हुई उसके सीने में लगी है और जाबाग हो गया। नर्सरी का तालिब इल्म था। अली हसन वाला केस भी, ये भी छोटा बच्चा है। अच्छा, इसमें 2 जो कत्ल हैं, मैं इसको कत्ल कहूँगा। ये शादी ब्याह में, एक बनारस में औरंगी में शादी हुई थी, उसके अंदर हवाई फायरिंग की गई तो वहाँ पर एक नौजवान उसके अंदर जाबाग हुआ। इसी तरह दूसरा केस भी शादी में फायरिंग है। शादी में जो ओवरऑल फायरिंग के केसेस है उसमें 2 जाबाग, 3 जख्मी है, वो अलग हैं। और जो बिल्कुल ही अंधी गोलियां जिसका आज तक पता ही नहीं है वो जो है वो 17 हैं और 2 जाबाग है, यानी कि 17 और 2 जाबाग अलग और 3 जख्मी और 2 जाबाग ही अलग हैं। पुलिस को ये चाहिए कि जिस तरह स्पेसिफिक न्यू ईयर नाइट पे अगर फायरिंग होती है तो उस पर 324 का मुकदमा दर्ज किया जाता है इक़दाम कत्ल का, तो इन वाक़यात में उससे ज्यादा सख्ती करनी चाहिए। आईजी सिंह और एडिशनल जी को चाहिए। मैं कहती हूँ बंदे का पुत्र बनाए से लोगों को जो हवाई फायरिंग करते हैं, जिनकी ये जो अंधी गोली की जान ले लेती है। इतना फूल सा बच्चा चला गया, उसके लवाहिकीन को सब्र अता करें और कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अल्लाह हमारे बच्चों को ऐसी अंधी गोली से महफूज रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10:04 हुआ चाहते हैं, एक बार फिर से आपको खैर मकदम करते हैं और बाखबर सवेरा में आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दोबारा तारुफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत है इस वक्त मदिया? नहीं, बिल्कुल तारुफ कराने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, हमारी याददाश्त ऐसी होगी कि अपना नाम ही भूल चुके हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ने ना हमारी मत मार दी है। मत कहते हैं ये सोच को,
सोच को बिल्कुल, इसकी situation मतलब घर से बाहर निकलो तो खर्चे ही खर्चे। बिल्कुल जी। और 5,000 रुपए के नोट की तो कोई बुकत ही नहीं है। पहले 20,000 में तो आप महसूस होता जाते हैं। और मैं ये सोचती हूँ जिन लोगों की 20,000 तनख्वाह होती होगी वो कैसे गुजारा करते हैं, क्योंकि हमारी 20,000 में एक और grocery चीज़ है, नहीं अच्छा होती। मुझे ये लगता है कि मदिहा कि जब 500 और सिर्फ 1000 के नोट होते थे ना तो वो ज़माना ठीक था। ये 5000 का नोट आया था तो उस वक्त लग रहा था कि करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा अभी जी, अभी एक अहम दिन खबर आपको देते चलें इस्लामाबाद से कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर तलब किया गया है। जी, तो इस पर हमारे साथ जहांगीर असलम मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। बताइएगा जी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट तलब किया है। चीफ इलेक्शन कमीशन को जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफर केस में तलब किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि CCPO को तब्दील क्यों किया गया, एक हवाले से जो है गुलाम मोहम्मद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्यों थी। जस्टिस एजाज हसन ने जो है रिमार्क दिए हैं और इस्तफसार किया है। अटॉर्नी जनरल साहब अदालत में पेश हुए थे और इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गुलाम मोहम्मद डोगर को जो है दूसरी मरतबा तब्दील क्यों किया गया है। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत से इस्तदा की, जिस पर जो है एजाजुल हसन जो कि जिसकी सरबराही में बेंच की समाअत जारी है, अफसरान की तब्दीली में जो इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है और इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के अलावा और क्या है, जिस पर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया और पंजाब में निगरान सेटअप के आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई थी और इस हवाले से जो है 90 दिन जो कि एडवोकेट जनरल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 90 दिन में इलेक्शन कराने के जो अहकामात हैं और इस हवाले से जो है जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि यहाँ पर जो है आधे पंजाब को ट्रांसफर किया गया और तकरीबन ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है पंजाब में जो कि जिसमें कोई ट्रांसफर ना की गई हो और जो काम इलेक्शन कमीशन में ने करना है वो कर नहीं रहा और जो काम नहीं करना है वो किया जा रहा है। और अदालत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है फौरी तौर पर जो है तलब कर लिया और 1 घंटे बाद केस पर दोबारा समाअत होगी। ठीक है जी, और 1 घंटे बाद इस पर दोबारा समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत ने तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद थे। और एक और आम खबर भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत पर समाअत। इमरान खान की सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अज़ीज़ सिद्दीक एडवोकेट का ये कहना था पूरी कोशिश है कि इमरान खान पेश हो जाएं। देखते हैं कि इमरान खान पेश हो पाते हैं यानी। और इस वक्त कोर्ट के बाहर भी अज़ीज़ सिद्दीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं और पूरी पार्टी लीडरशिप मुत्तफिक है इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और मैंने अदालत से यही गुजारिश की है कि 2 बातें चल रही हैं। पार्टी लीडरशिप जो कि ये इमरान खान साहब की ज़ात का मसला नहीं है, पूरी कौम ने जो रात से कंसर्न शो किया है उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब की जान की मुत्तफिक है इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की जान का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और मैंने अदालत से यही गुजारिश की है कि 2 बातें चल रही हैं। पार्टी लीडरशिप जो कि ये इमरान खान साहब की ज़ात का मसला नहीं है, पूरी कौम ने जो रात से कंसर्न शो किया है उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब की जान की पहले हिफाजत की जाए। तो पार्टी लीडरशिप उसी चीज़ को सामने रख के डेलिब्रेशंस कर रही है और अदालती अहकामात भी मानने हैं। ये मैंने अदालत को कहा है कि हम अदालती अहकामात से मानने वाले नहीं हैं। ये नवाज शरीफ नहीं है कि 4 हफ्ते का कह के मुल्क से भाग जाए। जहाँ सारे आपने इश्तिहारी देखे मुल्क से बाहर चले गए, कोई अदालतों में पेश नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान इन अदालतों पर यकीन रखते हैं, इन अदालतों में पेश होंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। और अदालत को यह भी बताया है कि हमारी तैयारी पूरी है कानूनी तौर के ऊपर कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए अदालत का इख्तियार है कि वो एग्जम्पशन दे सकती है। और एग्जम्पशन की दरख्वास्त हमने तैयार कर ली हुई है 561 के तहत और नज़ीरात मौजूद है। सवाल इतना है कि मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर वाला आदमी भी अदालत में पेश नहीं हो सकता। और एक ऐसा कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है और डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया है कि वो ना जा सके, तो ये दोनों चीज़ें वो देखने वाली हैं। 12:30 बजे तक का टाइम लिया है अदालत का और अदालत के सामने इंशाअल्लाह अगर डॉक्टर्स ने मशवरा नहीं दिया
तो फिर शायद हम अदालत से माजरत करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और इसी तरह अगर पार्टी लीडरशिप ने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह, मैंने बता दिया अदालत को कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से हम आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट रख रहे हैं, तो वो 12:30 के करीब अदालत को बताएंगे। वरना फिर मेरिट के ऊपर अदालत पर बहस करेंगे और कोशिश करेंगे, कन्विंस करेंगे कि नेशनल लीडर है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है और 22 करोड़ में से मैक्सिमम लोग, कम से कम 3/4 लोग इमरान खान साहब की सेहत के लिए परेशान है। वो कोई रिस्क लेना नहीं। यानी मैं रात सो नहीं सका, इतने फोन आए हैं आप लोगों के, इतने कंसर्न शो किए आप लोगों ने, और मुझे एक भी फोन ऐसा नहीं आया कि जिसमें कहा है कि इमरान खान साहब की जान को खतरात जो हैं उसमें कोई रिस्क लिया जाए। ये कौम की आवाज़ है और हम कोशिश करेंगे कि 12:30 बजे तक अदालत में अगर हालात ऐसे आए तो ज़रूर पेश करेंगे। अदालतों का हुक्म पहले नंबर पे है और दूसरी बात जो है वो अदालत के सामने रखेंगे कि अदालत हाजिरी माफ़ी दे दे और मेरिट पे फिर अदालत से हम बहस कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अजहर सिद्दीक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि एडवोकेट हैं, और वो ये कहते हैं कि 12:30 तक का हमने टाइम लिया है। और साथ ही उन्होंने ये बताया कि देखें जी, खान साहब की ज़िंदगी को बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि उनको भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो शायद वो पेश हो जाएं, लेकिन 12:30 बजे तक वो अपडेट करेंगे। अदर देन द सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो ये भी कह रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इससे ये भी देखेंगे, डॉक्टर्स को भी देखेंगे कि डॉक्टर्स उनको क्या मशवरा देते हैं। और इसी मामले के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती ज़मानत के मामले में इमरान खान ने मुशावरत के लिए अपनी लीगल टीम से रब्ता किया है और मुशावरत के बाद इमरान खान हाई कोर्ट जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत के लिए इमरान खान को आज खुद पेश होने का कहा है। और अब जैसे अब थोड़ी देर पहले आपने सुना भी कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और 12:30 तक ये समाअत मुलतवी की गई है और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या वजह पेश की जाती है यहाँ पर। लेकिन अभी तक अहम तरीन खबर एक और ये है कि इस मामले पर इमरान खान ने मुशावरत के लिए अपनी लीगल टीम से रब्ता किया है और मुशावरत के बाद इमरान खान हाई कोर्ट जाने या ना जाने का फैसला करेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा खबर शामिल कर लेते हैं। इस्लामाबाद से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस नाके पर बताया गया है कि 2 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से उनकी जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग से दोनों हमलावर हलाक हो गए और पुलिस का इस पर मौक़िफ़ ये है कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इस मौके पर जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर जुल्करनैन हैदर, क्या इस वाक़े को मुबैना कहा जा सकता है या वाक़तन ऐसा ही हुआ जैसे कि बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुबैना तो बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वाकई ही ऐसा हुआ है, तो हम इसको मुबैना ही कहेंगे। और ये अलल सुबह जो है वाकया पेश आया है। 2 मोटरसाइकिल पर सवार अफराद थे और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। तो उस दौरान जो है जैसे ही मुल्ज़मान नाके करीब पहुंचे हैं और इनको शुबा हुआ कि इनको रोका जाएगा तो उन्होंने फायरिंग की है। ताहम जो वहां पर पुलिस एहलकार थे फिर उन्होंने जवाबी फायरिंग की है और कुछ देर ये आगे भागे भी हैं, लेकिन पुलिस ने ताक़ुब भी किया और फायरिंग की है, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए थे। इनको पिम्स ले जाया गया लेकिन वहां पर इनकी डेथ हो चुकी और अब इस वक्त इनकी शिनाख्त की जा रही है कि ये दोनों जो मुल्ज़मान हैं वो कौन है, कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि थोड़ी देर में शिनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जुल्करनैन हैदर। अच्छा जी, तो अब हम किस मामले पे जनाब बात करने जा रहे हैं? जी हम ज़रा सेल्स टैक्स के हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स 17% से 18% कर दिया है, जिसका असर बहुत सारी ऐसी अशिया पे पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लग्जरी आइटम्स हैं उसी पर ही ये सेल्स टैक्स आयद होगा, बल्कि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आप जब ग्रॉसरी करने आप लेने जाते भी हैं ना तो वो एसेंशियल्स में आती हैं, लेकिन उनको भी लग्जरी आइटम्स में उनका भी शुमार होता है। अच्छा, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो स्पेसिफिकली कल हमने देखा भी कि जिस तरीके से जब इसाक़ साहब ने भी जब ये मिनी बजट पेश किया तो उनके अंदाज में बड़ी बेचारगी भी थी, बड़ी बेचारगी नुमायाँ भी थी। तो किस तरीके से क्या कुछ चीज़ें उन्होंने बढ़ाई आपको दिखाते हैं कि लग रही हैं, जो कि इन चपड़ों की उन्होंने बात की थी। और साथ में वी विल मैनेज, ये कहा जा रहा था, दो चीज़ें तो हो जानी चाहिए। यू कुड नॉट मैनेज, ठीक है। और अब आप केयर भी ऐसे कर रहे हैं कि हम मतलब
समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। I mean, मैं तो आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अलमिया ही है, मैं तो सिर्फ 2 बयानों से मुतालिक आपसे बात करूंगा इनिशियली कि एक तो इन्होंने कहा था कि नाम चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था। फिर दूसरा ये है कि हुकूमत छोड़ देंगे। हुकूमत तो नहीं छूटी, बल्कि ये GST भी बढ़ा दिया फिर ओवरऑल। और उसके ऊपर अलमिया ये है आबिद सुलैरी साहब कि वो कहते हैं कि जी हमने खुले दूध पे, गोश्त पे, दालों पे, फलानी चीज़ों पे GST की शराब नहीं बढ़ाई या वो नहीं लगाया, ना बढ़ाएं की बात, हाँ, ना बढ़ाएं, नहीं बढ़ाई, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाई। वो वजह उसकी ये है, हालांकि उसमें तो ऑलरेडी आपका GST नहीं लगता, वो तो पैकेज चीज़ों पे लगता है। तो ये तो हर जगह आवाम को बनाने की कोशिश करें एक तरह से। जी देखिए, मेरा ख्याल है सारे, अगर हम पिछले पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम देखें तो एक चीज जो लेसन बड़ा खुल के सामने आता है कि हमें IMF के प्रोग्रामों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हर पार्टी जो है उन्होंने अपनी अपोजिशन में IMF की मुखालफत की और जब वो हुकूमत में आए तो उनको IMF पे जाना पड़ा। अगर और इसमें सियासी और गैर सियासी हर तरह की हुकूमतें शामिल है। अयूब खान के दौर में हम सबसे पहले IMF के प्रोग्राम में गए थे 1958 में, और उस वक्त से अब तक ये 23वां प्रोग्राम है। हर हुकूमत के वादे जो है वो एक ही तरह के होते हैं IMF के साथ, और हर अपोजिशन जो है वो उसी तरह से उसको क्रिटिसाइज करती है। पहली चीज तो ये है कि इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि IMF का प्रोग्राम जो है ये मेरी दानिश में एंटीबायोटिक की तरह होता है, जिसको कि अगर आप पूरा कोर्स नहीं करते तो इसको आधा छोड़ देते हैं तो अगली दफा डोज बढ़ानी पड़ती है। और ये पिछले 23 प्रोग्रामों को अगर आप देखें तो हर हुकूमत ने चूंकि इसको अधूरा छोड़ा, इसकी डोज बढ़ती गई और उसका खमियाजा अवाम पे आ रहा है। अब जो वे फॉरवर्ड है यहाँ से वो ये है कि जाहिर है कि हुकूमत के पास कुछ चॉइस नहीं थी, या वो डिफॉल्ट करती या वो IMF प्रोग्राम में जाती। वो तो बात सही है, लेकिन डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं ना कि हुकूमत ने फैसले भी टाइम पे नहीं किए। अगर जो मिफ्ता इस्माइल साहब को, चले ठीक है, जो उन्होंने पेट्रोल की जब कीमत बढ़ाना शुरू की थी तो जो उनका अगर साथ दे देते और वो जो करना चाह रहे थे उनको करने देते तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ तो होती मेरे ख्याल से। रुपया जो है वो कदरे बेहतर होता, तो रुपया इतना नीचे ना गिरता, इस तरह से अब्रप्ट आपको टैक्सेस ना बढ़ाने पड़ते, अब्रप्ट आपकी इन्फ्लेशन ऊपर ना जाती। लेकिन अब जो हुकूमत कर सकती है वो उसको टारगेटेड सब्सिडीज का एक पूरा प्रोग्राम देना पड़ेगा। यानी IMF के पास जाना, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई जुर्म नहीं है, हर हुकूमत गई है, लेकिन उस IMF के प्रोग्राम के फॉल बैक्स क्या होंगे, उनको जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर है उनको उससे महफूज कैसे रखना है, ये काम हुकूमत का, और इससे IMF नहीं रोकता। IMF आपको कहता है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, बल्कि IMF ने कह के जो बिस्क की एलोकेशन है वो 360 अरब रुपए से बढ़ाई है, इसीलिए 400 अरब रुपए इन्होंने की। तो IMF आपको बिल्कुल नहीं रोकता कि आप टारगेटेड सब्सिडी ना दें। इसके लिए कोई इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इनको करना पड़ेगी कि जो इस वक्त तबकात पिस जाएंगे इस महंगाई के बोझ से, उनको कैसे सेफगार्ड करना है। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है कि हमारे यहाँ जो बिजनेसेस हैं उन पर निगरानी नहीं है कि कीमतों के तयन के हवाले से, तो फिर इजाफी सेल्स टैक्स के लिए सारिफिन के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और दूसरी जानिब कारोबारी अफराद और दुकानदार जो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों के रेट्स का तयन करेंगे, तो इसमें अवाम ही पिसेंगे, बाकी तो सब अपना मुनाफा लेते रहेंगे उसमें से। और तीसरा जो होता है वो ये है, मसलन आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, बहुत कम रेस्टोरेंट है जो आपको आपके GST की, FBR की रसीद देंगे। आपके बिल पे आपके बिल पे वो 17% GST चार्ज कर रहे होंगे, आपको 1 रुपया POS का चार्ज करेंगे रसीद का, लेकिन वो बारकोड वाली रसीद आपको नहीं देते। तो इसका मतलब है आप 17 की जगह 20 भी कर ले, यानी मैं तैयार हूँ जितना मर्जी GST मुझ पे लगा ले, लेकिन कम से कम FBR के पास तो जाए। तो आबिद साहब मुझे ये समझाइएगा, ये जरा समझाइएगा कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी जगह पे GST आपसे लिया जा रहा है, तो वो किस तरह की रसीद होनी चाहिए जो हमारे लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि वो रसीद तो देते हैं लेकिन वो हो सकता है फेक हो। जी, वो उसके ऊपर लिखा होता है FBR इनवॉइस नंबर होता है, तो 14-15 डिजिट का, उसके ऊपर FBR का बारकोड होता है, और उसको आप जो आसान टैक्स ऐप है उस पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आपका जो GST है वो जमा हुआ है FBR में या नहीं हुआ। और आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके देख लें, मैं अक्सर इस पे ट्वीट करता रहता हूँ, मेरे पास जो भी रसीदें आती हैं, कि इस्लामाबाद में इवन 5 स्टार होटल्स तक जो है वो आपका GST नहीं दे रहे। तो अगर FBR में ये
कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ही नहीं कि वो मेरे टैक्सेस को वसूल कर सके, तो फिर ये सार्फिन पे बोझ डालने का क्या फायदा? वो डॉक्टर साहब इस चीज पे काम क्यों नहीं किया जाता, बजाय ये कि अवाम पर इजाफी लगाएं। मजीद जो इजाफी आप टैक्स लगाते जो ऑलरेडी है उसको वसूल जहाँ कर- जहाँ से आप टैक्स रिकवर कर सकते हैं, तो वो टारगेट क्यों नहीं किया जाता हुकूमत की जानिब से? या हुकूमत को लगता है कि जी अवाम जो है वो एक अच्छा और मतलब क्या कहते हैं कि ईजी टारगेट है, तो उसी पे और मजीद बोझ डाल दो? जी, बदकिस्मती से ऐसा ही होता है। देखिए, आप गैस की कीमतें बढ़ा दी, लेकिन जो गैस के अनफोर्सीन लॉसेज अनअकाउंटेड फॉर लॉसेज पाकिस्तान उन चंद ममालिक में जिसमें हाईएस्ट है, 14% से 15% हमारी गैस के लॉस हैं, तो उसकी जो लीकेज है, उसकी जो चोरी है, उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? बिजली जो है, बिजली की चोरी, बिजली के ट्रांसमिशन लॉसेज, उनको क्यों बेहतर नहीं किया जा रहा? तो मुझे यानी एज ए रिस्पॉन्सिबल शहरी टैक्स देने में मुझे कोई आर नहीं, लेकिन मुझे उस वक्त दुख होता है जबकि मेरे टैक्स का पैसा जो है जहाँ जो लूप होल्स है उनको बंद नहीं किया जा रहा होता, सिर्फ मुझ पे टैक्स का बोझ लाता अच्छा जा रहा आबिद होता। साहब, एक चीज ये बताइए कि अभी तो महंगाई की शरह के हवाले से 2 महीनों के लिए प्रोडिक्शन की गई थी कि 30 से 35% रहेगी। उसके रीजंस भी हम आपसे भी बात करते रहे हैं कि एक तो ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड है सारा चक्कर, पता भी नहीं चलता, लोग 3-3 गुना कीमतें और भी बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं होता, प्राइस कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये जो मिनी बजट आया है, आपकी नज़र में ये आखिरी स्टेप है या ये पहला स्टेप है? इसके बाद मजीद ग्रेजुअली भी इंक्रीज करेंगे चीज़ों की प्राइसेस, या महंगाई मजीद होगी, टैक्सेस मजीद लगेंगे? देखिए, जैसे कल रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई डेप्रिसिएशन की वजह से, रुपए की कदर में कीमत की वजह से, तो ये जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है ये तो महीने 1.5 महीने के बाद आना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के बाद, यानी अभी तक जो चीजें बिक रही थी वो तो शायद इसलिए महंगी कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन जो अब नई इम्पोर्ट है वो नए रुपए के एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो तो सारी की सारी महंगी होगी। तो ये आपको इम्पैक्ट जो है ये ग्रेजुअली अभी नजर आता रहेगा। और ऊपर से रमजान जो है बदकिस्मती से वो हमारे यहाँ मुनाफाखोरी का एक जरिया बन चुका है। जी जी बिल्कुल। 23 मार्च से रमजान स्टार्ट हो रहा है और रमजान से पहले हम देखते हैं कि उसमें आपके होर्डिंग भी शुरू हो जाती है, प्रॉफिटेरिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये ग्राम फरोश जो है ये अगला महीना बड़ा मुश्किल होगा रमजान का, कि उसमें ये मिनी बजट का इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, रमजान का इम्पैक्ट, तो ये तो बिल्कुल लोग जो हैं उनको ये कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने भी बगैर मतलब पहले अगर सोच लेती, बर वक्त फैसले ले लेती और मिफ्ता इस्माइल साहब को उनका काम करने देती, तो अब तो मतलब लिटरली उनके कामों को हम जस्टिफाई करें कि अगर वो कर दिया जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती। थिंग वुड हैव बीन एग्जैक्टली बेटर। और बस मुझे अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और देखें ना, अभी तो हुकूमत ने की है, लेकिन अभी अब रमजान है जिसकी है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब भी बात कर रहे थे। फिर हर एक ने अपने तई अपनी कैपेसिटी में जितने आवाम की गिच्ची मरोड़नी है वो मरोड़ेंगे। ये ठेले वाले, ये सब्जी, ये खजूर वाले, हर कोई एक ब्रेक जितना लेते कर सकता हैं, होगा। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको बताया कि पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी है। यमन में पाकिस्तान आर्मी की टीमों ने 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन और 39 पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। टीमों ने 8 अफराद को जिंदा और 138 लाशों को मलबे से निकाला है। हमारे साथ लईकुर रहमान मौजूद हैं, मजीद इस बारे में बताएंगे। बताइएगा जी। अच्छा जी, हम लाइक को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जनाब जिस तरह से मदिया ने बताया कि NDMA और NLC की कोशिशों से इमदादी सामान की मजीद खेप भी भेजी जा रही है तुर्किया में, और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जो है वो जारी है। और जिस तरह से कुछ डिटेल्स आपके सामने शेयर की गई थी कि 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया गया और कुछ जगहों पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 8 अफराद को जिंदा और 138 लाशों को मलबे से निकाला। बिल्कुल जी, मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लाइक रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लाइक, मजीद क्या तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी मदीहा, पाकिस्तान आर्मी की अर्बन और सर्च टीमें तुर्किया में इमदादी मिशन जारी रखे हुए हैं। भरपूर अंदाज में इकदाम किए जा रहे हैं। तुर्किया का सूबा है अदयामान, जहां पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया, जबकि 39 जगहों पर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक की इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने 2 साइट्स को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया है। इस दौरान 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 5 जिंदा अफराद की निशानदही भी की गई और 138 लाशों को मलबे तले से निकाल कर वर्षा के हवाले किया गया है ताकि उनकी तदफीन की जा सके। इसके अलावा NDMA और NLC की मुश्तरका कोशिशों से भी इमदादी सामान की
मजीद खेप को तुर्किया और शाम के मुतासरा बहन भाइयों के लिए तसलसल से रवाना किया जा रहा है। तुर्किया की आवाम ने पाक फौज की इमदादी टीमों से इज़हार तशक्कुर किया है और तवक्को जाहिर की है कि ये ताउन अभी इस मुसीबत की घड़ी में जारी रहेगा। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। लाइकुर-रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। लाइकुर-रहमान हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों का तुर्किया में इमदादी मिशन जारी है। और दियामान एक जगह है जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की टीमों ने 91 जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया है और 39 पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी हैं। और टीमों ने 8 अफराद को अभी तक जिंदा निकाला है, 138 लाशों को मलबे से निकाला है, 5 जिंदा अफराद की निशानदेही भी की गई है और NDMA और NLC की कोशिशों से इमदादी सामान की मजीद खेप भी रवाना की जा रही है। अच्छा जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। तो पाकिस्तानी ख्वाबों की दुनिया भर में धूम है और पाकिस्तान में ख्वाबों की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, क्योंकि कई यहाँ के पाकिस्तानी खाने, मुख्तलिफ इलाकों के खाने, फिर इधर उधर से बरसगीर पाको हिंद के खाने, मतलब बड़ी वैरायटी है जी। मतलब टेस्ट की भरमार है। और ना सिर्फ ये कि हमारे ख्वाबों की दूर दूर तक धूम है, जो हमारे शेफ्स हैं वो भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं वो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करते हैं और पाकिस्तान के खानों की तारीफ कराए बगैर नहीं रहते। और अभी स्पेसिफिकली सऊदी अरब में हालिया एक मुकाबला भी हुआ है जिसमें पाकिस्तानी शेफ जो हैं वो हिना शोएब वो 3rd नंबर पे आई हैं और उन्होंने जी एक तो बनाया था गोला कबाब बनाया था और हंटर बीफ के सैंडविच, हंटर बीफ पाव। सो जरा उनसे जान लेते हैं कि पूड़ियाँ भी साथ बनी। हाय, वैसे आजकल सीजन चल रहा है पूड़ियों का, कमाल है। तो खैर जी, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ हिना शोएब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतना मज़ेदार किस्म का ये कॉम्पिटिशन जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और शुक्रिया पूरी एयरवाई टीम का और थैंक यू। बस ये है कि अल्लाह ताला ने मौका दिया एक बार फिर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकी और ये जस्तजू इंशाल्लाह जारी रहेगी। चलिए, अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, जस्तजू जारी रहेगी। लेकिन हैं आप समंदर पार, 7 समंदर पार, ये बताएं हमारे लिए भी कुछ भिजवा दें वहाँ से दूर से कोई अच्छी सी डिश बना के, ताकि हम भी आपकी तारीफ कर सकें, कोई अवार्ड हम भी आपको दे सकें। जी जी ज़रूर। अच्छा चलिए, मुझे है ना ये बताइए, जिस कंपटीशन में आप थी कितने शेफ उसमें मौजूद थी और कितने मौजूद थे उसमें शेफ, और जो आपसे जो पहले जो 2 नंबर पर है, जो पहले नंबर पे आई, जो सेकंड नंबर पे, वो उनका ताल्लुक कहाँ से था, उन्होंने क्या बनाया था? जी 70 to 80 जो है वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में जो हैं वो पार्टिसिपेंट थे और फर्स्ट इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब होता ये है कि आपके नंबर जो हैं वो काउंट करते हैं कि नंबर के हिसाब से आपको जो है वो मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा। अगर 80% आपके नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, तो आपको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। मोर देन 80 आपको जो है वो, यानी 90 पे अगर आप आते हैं, मोर देन 80 90, तो आपको सिल्वर मेडल और अप टू 90 इज। अच्छा, तो ये बता दें कि जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता उन्होंने क्या बनाया और उनकी कहाँ की शहरियत थी? जो मेरी कैटेगरीज थी उनमें किसी को गोल्ड और मेरे ख्याल से सिल्वर नहीं मिला था और हम लोग को जो है वो ब्रॉन्ज मेडल्स मिले थे, यानी मीट कैटेगरी में और सैंडविच कैटेगरी में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हिना शोएब, आप हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ नसीब करे। इस वक्त पेशावर लिए चलते हैं जहाँ पर शिबली फराज गुफ्तगू करें। जो कि इस आईनी प्रोविजन में कानून को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि 90 से 91 दिन ये जो केयर टेकर, नाम नहाद केयर टेकर, अभी उस पर आता हूँ, नाम नहाद केयर टेकर हुकूमत 91 दिन यूसरपर बन जाएगी, यानी गासिब, और उन पे लागू हो जाएगा आर्टिकल 6। अगर पाकिस्तान के आइन को देखना है, केयर टेकर हुकूमतें हमने देख ली, हम जिधर बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम वहीं पे उसकी बात कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमलन तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत है। अकरम दुरानी बैठा हुआ है और वो फैसले कर रहा है, और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या वो पंजाब में केयर टेकर हुकूमत जो कर रही है, वो सब गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस भी इस पे आई हुई हैं और कानून भी मौजूद है। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा
जो कि ब्रदर निस्बती है मौलाना फजलुर रहमान का, वो गवर्नर बन गया है। उधर अकरम दुरानी बैठा हुआ है और मेरी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आज़म खान, जिनको कि हम बड़े अरसे से जानते हैं, हमारे उनके साथ ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है, बड़ा अफसोस है, उनका एक बड़ा शानदार करियर रहा है, एक ईमानदार, एक बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर की तरह से वो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उम्र के इस हिस्से में आकर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कठपुतली बना दिया है और वो कोई फैसले खुद नहीं कर रहे हैं, वो अकरम दुरानी कर रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि जिस बुरी तरीके से, जिस हठधर्मी से, जिस मतलब है कि बग़ैर किसी शर्म हया के इस वक्त कानून और आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ अवाम गुर्बत में पिस गई है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, और दूसरी तरफ इनको देखें जो कि घुसपैठी आ गए हैं, वो ना आईन को मानते हैं और चाहते हैं कि उनके इक़्तिदार को तूल मिले, जो कि गैर कानूनी है। अब वक्त आ गया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है कि इस मुल्क को आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे बचाए। ये पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इस नहज पर हैं कि उन्होंने अगर इस मुल्क को की सालमियत को बचाना है तो वो इमरान खान के लीडरशिप में जो हम जिहाद जो हम कर रहे हैं, ये हमारा देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कानूनी और आइन पे अमल पे यकीन रखने वाली पार्टी है। ये हमारी सियासी जदोजहद हमने की सड़कों पर, और आज हम अदालत में आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और उन सियासी जमातें जो कि इकट्ठी हुई हैं, 13-14 जमातें, उनका उन्होंने एक फैसला कर दिया कि इस मुल्क को हमने आगे नहीं बढ़ना। जी, तो पेशावर में शबी फराज की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। हम आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।